राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने नागपुर संघ मुख्यालय में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन की है और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने बांग्लादेश और इसके साथ साथ कोलकाता रेप मर्डर केस, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने अपना संदेश दिया है। इस दौरान संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। समय की मांग है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। वहीं इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर पर भी उन्होंने अपना भावना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह समाज की सबसे शर्मनाक घटना है। इस मौके पर उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने को भी कहा है। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने संदेश में कहा कि कमजोर होना एक अपराध है। अगर हम कमजोर हैं तो हम अत्याचार को आमंत्रित कर रहे हैं। हम जहां भी हैं हमें एकजुट और सशक्त होने की जरूरत है। जहां तक एक तरफ डॉक्टर मोहन भागवत जी ने हमेशा की तरह समाज को आईना दिखाने की कोशिश की, तो वहीं पर उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए चिंता भी जाहिर की है। ऐसे में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा समय में कई मुद्दों पर भागवत जी ने, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, जो उन्होंने संदेश दिया है, उनके मायने क्या है, और हम इसी मुद्दे को लेकर एक्सपर्ट से राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मोहन भागवत जी के संबोधन में उद्बोधन को गंभीरता से समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने उद्बोधन में, अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि ये सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र, आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है। इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए हैं। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता।
परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी को सुन रहे थे आप। बेदाने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मकरंद मूले जी जुड़ गए हैं जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ है, और इसी के साथ स्नेहल जोशी मेरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं महाराष्ट्र से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर वैभव जी, आपके पास आते हुए आज हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपने संदेश में कई अहम बातें कही। सबसे पहली बात, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता आ रहा है, हम सभी का दम घुटता था। जब हिंदुओं के ऊपर वहां पर अत्याचार होता था, हम सभी का दम घुटता था। लेकिन आज इस यहाँ पर संदेश देते हुए, संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि आपको दुर्बल नहीं होना है, आपको कमजोर नहीं होना है। अगर आप कमजोर होंगे तो लोग आप पे हावी होंगे। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है। वैभव जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो 99 साल आज पूर्ण हुए हैं उसकी सबको बधाई होता है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें अर्धसैनिक नहीं है, लेकिन स्वयंसेवक सबसे ज्यादा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ये सभी कहते हैं कि भाई, और जितने भी इस देश में संकट आते हैं, चाहे कहीं पे कोई भी आप देख लो, बाढ़ हो रही है, चाहे कोरोना देख लो, जब भी आपातकाल स्थिति आती है तो स्वयंसेवक का, संघ का सबसे बड़ा रोल होता है। वो चुपचाप आता है, अपना काम करता है और बिना शोर शराबा मचाए, बिना पब्लिसिटी लिए काम करके चला जाता है। एक ऐसा संघ है ये, और एक ऐसा ये संघ परिवार है जिसने सिर्फ तक सेवा भाव और सेवा भावी देखी है। और जहां तक बात है आज भागवत जी के, जो उन्होंने बताया बांग्लादेश के बारे में, ये एकदम सत्य है। और ये प्रमाण हम देख चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर हम देख चुके हैं हिंदुओं के साथ क्या हुआ। और हम इससे पहले भी जब हमारे ये कानून लाए थे कि हिंदुओं के लिए, जब वो जहाँ पे उनको हमें वो देना चाहिए, यहाँ पे सदस्यता देनी चाहिए, उस कानून के लाने के तहत जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, उससे समझ लेना चाहिए कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या चाहती है कि देश में कहीं पे भी, जहाँ पे भी, देश के छोड़ो, देश के बाहर जहाँ पे भी अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जहाँ उनको खतरा है, हिंदुओं के साथ साथ सिख हो चाहे जैन हो, व्यवस्था देना, यहाँ पे बसाना, ये भारतीय जनता पार्टी का इस देश का कर्तव्य है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को अपनाता है। हमारे यहाँ पे कोई एक विशेष धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों का मान सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों को अपनाते हैं और सभी धर्मों के साथ हम रहना चाहते हैं। इसलिए हमारे देश, दुनिया के अंदर एक भारत की तरफ से मैसेज गया हुआ है कि एक देश भारत ही ऐसा है यहाँ पे, जहाँ पे कट्टरपंथी नहीं है। ये सभी देशों को अपनाने वाला देश है, सभी धर्मों को अपनाने वाला देश है, सभी धर्मों के साथ रखने वाला देश है। और जहाँ पे भी अल्पसंख्यक दबाए जाते हैं तो भारत उनके लिए खड़ा रहता है। और बांग्लादेश के अंदर आज वही स्थिति है कि इस वक्त भारत उस देश के लिए, उस देश के नागरिकों के लिए, जो हिंदू नागरिक जो सफर कर रहे हैं, जिन पे हमले हो रहे हैं, उसके लिए खड़ा है। और यही मैसेज एक क्लियर कट उन्होंने बताया कि देखिए, ये स्थिति है वास्तविकता, और हमारे देश की स्थिति ये है कि जो हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं, और एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि बाहर आप भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है, और हम भी देख सकते हैं कि हम हमारा देश क्या कर रहा है।
दूसरे दूसरे देशों के नागरिकों के लिए। जी ठीक है वैभव जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। उनके कहा कि जब द्रौपदी के साथ द्रौपदी के वस्त्र पे हाथ लगाया गया तो महाभारत हुआ, सीता का अपहरण हुआ तो रामायण लिखा गया, लेकिन यहाँ पर कोलकाता में जिस तरीके की घटना घटी उसका भी उन्होंने जिक्र किया, यानी कहीं ना कहीं नारी सम्मान की बात उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने किस तरीके से हिंदू समाज को एकजुट होने को कहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन जब हमारे त्योहार आते हैं तो एक के बाद एक घटनाएं होती है। नवरात्र को उठाकर देख ले, गणेश विसर्जन का भी उन्होंने जिक्र किया कि गणेश विसर्जन के दौरान किस तरीके से पथराव हुआ। उनके संदेश में वो तमाम बातें कही गई और एक सशक्त राष्ट्र बनाने को लेकर जो एक जरूरत है उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने दर्शकों को, उन्होंने सभी लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देने का काम किया है। जी, सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभेच्छा। जी सर। सबको शुभकामनाएं। आपने जब, अगर हम हर साल ऐसा ही रहता है, सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन रहता है, तो उस वर्ष हुई सभी घटनाएं इस भाषण के समय संदर्भ युक्त आती है और ये सब जिक्र उसमें आते हैं कि हर जगह हर राज्य में क्या हुआ है और परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, इसकी भी जिक्र इस ऐसे सभाओं में होता है। एक तो इस सभा की विशेषता है कि ये उद्बोधन जो होता है वो प्राधान्य क्रम से संघ स्वयंसेवक के लिए होता है, लेकिन अभी संघ का विस्तार हुआ है, माध्यमों का विस्तार हुआ है, तो लगभग संघ स्वयंसेवक जितनी उत्सुकता नागरिकों को भी रहती है कि सरसंघचालक विजयादशमी के अपने भाषण में क्या कहने वाले हैं। और जैसे आपने चर्चा की, सुदर्शन न्यूज बार बार बता रहा है कि पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो या नारी सम्मान हो, या उन्होंने मंत्र विप्लव की बात की, जो जिस तरह से नैरेटिव हो रहा है, जिस तरह भाषा पंथ भेद आ रहे हैं, उसी सभी को लेकर एक जो सूत्र चल रहा है, भारत विरोध का सूत्र, राष्ट्र विरोध का सूत्र और हिंदू एकता को खंडित करने का सूत्र जो चल रहा है, उसके बारे में साफ साफ शब्दों में उन्होंने बताया है। उन्होंने संकेत भी दिया है कि ऐसी अगर घटनाएं होती है तो हिंदू समाज की जिम्मेवारी है, आगे आना चाहिए, संगठित रूप से मुकाबला करना चाहिए। और मुझे लगता है कि संघ अब शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है आज से, तो आगे जाकर संघ क्या करने वाला है, संघ का जो मूल काम है व्यक्ति निर्माण का, अपनी शाखा के माध्यम से संघ ने आज तक जो किया है उसका उपयोग समाज को सशक्त करना है और एक सकारात्मकता। उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि हमारा कोई काम कुछ रिएक्शनरी नहीं है, उन्होंने किया इसलिए हम नहीं कर रहे, फिर भी हमारी सुरक्षा। अब हम एक तरह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का मतलब है कि सामाजिक स्तर पे भी इसका शांति होना जरूरी है, सभी वर्ग भाषिक पंथ भी आपस में मिलजुल के रहने की जरूरी है। अगर अशांति के माहौल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं होगी और वो समाज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है सरसंघचालक ने बहुत साफ शब्दों में अपनी जिम्मेवारी, संघ की भूमिका उसको हमारे सामने रखा है। ठीक है मुरली जी, लौटूंगी आपके पास। स्नेहल जोशी भी हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहल, आपने भी बड़ी बारीकी से, बड़े गौर से आपने भी मोहन भागवत जी को सुना। आपने देखा कि मोहन भागवत जी ने हर एक पहलू पर आज के समय में जो जरूरी है और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जो हम में होना चाहिए, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, हमारा संस्कार हो, हमें सशक्त बनाना हो, प्रशासन के भरोसे नहीं रहना, प्रशासन के भरोसे रहना है, कानून के दायरे में काम करना है, लेकिन जब तक प्रशासन नहीं आता तब तक अपने आप को किस तरीके से किसी भी सिचुएशन में मजबूती से अपने आप को फेस करना है, ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई। और कौन कौन सी वो बिंदुएं रही जो काफी महत्वपूर्ण रही और दर्शकों के पास पहुंचनी चाहिए, जरा फोकस कीजिए उस पर। बिल्कुल दिव्या, सरसंघचालक जी का जो भाषण है, पहले से 99 साल पूर्ण हुए हैं, पहले से ही ये एक मार्गदर्शक भाषण होता है कि आने वाले पूरे साल में किस तरीके का प्लानिंग किया जाए। संघ और संघ के पूरे परिवार के माध्यम से जिन जिन बड़े विभूतियां होती है, हमने देखा है कि पिछले साल हमने राजमाता जो अहिल्याबाई होलकर जी का जो है वो जन्म 3 शताब्दी हमने मनाई है,
उसी तरीके से वो हमें एक एजेंडा देते हैं कि ये महानुभव है, इनके विचार है, इनका आचार है, इनका राजनीतिक जीवन है, ये समाज तक पहुंचे, ये फॉलो करने की जरूरत है। ये भी इस साल के भी भाषण में उन्होंने इसी मुद्दे से शुरुआत की है। तो वही सामाजिक जीवन में उन्होंने देखा है कि एक परिवार के अंदर जब मोबाइल देखा जाता है तो उस मोबाइल में बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर वयस्क हैं, उन्हें इस समय अब जो है वो विचार करने की विवेक जिसे कहते हैं, वो विवेक क्षमता जो है वो अब कम हो चुकी है। हमने सामाजिक तौर पर क्या देखना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये बातें भी उन्होंने समाज के सामने रखी है। तो वही उन्होंने कहा है कि ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अब विचार होना चाहिए, कोई एक तरीके से उसमें भी एक प्राविधान होना चाहिए, या फिर सरकार और प्रशासन जब तक आता नहीं है और उसके पहले हम और हमारी सुरक्षा के साथ हम हमारे परिवार और सकल हिंदुओं के परिवार की भी सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। पूरी तरीके से उन्होंने सामान्य जीवन मतलब वो चलते हुए जो कुछ बातें जरूरी है, जीवन निर्माण होता है उसके लिए एक चरित्र निर्माण होना चाहिए, एक परिवार निर्माण होना चाहिए, क्योंकि संघ का काम ही स्वयं सेवक बनाना है, व्यक्ति निर्माण करना है और एक परिवार को सुचारित्र और सुव्यवस्थित तरीके से बनाने के लिए ही संघ का काम होता है। और आज जिस तरीके से देश एक अपनी जो भूमिका बना रहा है, प्रगति कर रहा है, उस प्रगति के लिए भी जो है वो हर एक घर जरूरी होता है, क्योंकि राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के शुरुआत करते उन्होंने कहा है कि उनका चरित्र हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो अपने लिए कुछ ना करते हुए राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रजा के हित के लिए काम करता है। तो एक राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसने भी अपना चारित्र जो है वो राजमाता जिजाऊ या फिर तत्सम महानुभव के आचरण के लिए उन्होंने हमारे सामने रखा है। तो वही सामाजिक जीवन में भी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी मार्गदर्शन किया है। और साथ में सामाजिक तौर पर जैसे ओटीटी है या फिर छोटा सा फोन जो है जिसके माध्यम से लोग हर विचारधारा को देखते हैं, तो उनमें उन्होंने उस बात को भी फोकस करने का काम किया है। कुल हमने देखा है कि आज का हो या इसके पहले जितने भी सरसंघ चालक जी के भाषण होते हैं वो एक मार्गदर्शक के तौर होते हैं, और आज का भी भाषण उतना ही प्रभावी रहा। आने वाला पूरा साल जो है वो संघ के 100 साल पूर्णत्व करने वाला साल है। उन्होंने कहा है कि हम कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम करके हमने भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक कार्यक्रम के बाद में एक संकल्प होना चाहिए, जो संकल्प एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा देश, एक अच्छा राष्ट्र निर्माण की ओर आगे जाए, क्योंकि संघ के 100 साल पूर्ण होने के बाद भी हम एक एजेंडा सामान्य जनता के सामने या सरकार के सामने लाएंगे जिसमें और राष्ट्र मजबूत होगा। दिव्या और स्नेहल, देखा जाए तो बहुत गर्व की बात है कि संघ जो है वो 99 वर्ष पूरा कर चुका है, 100वें में घुस गया है। अगले साल यानी 2025 में संघ जो है वो 100 वर्ष अपना मनाएगा। हमारे साथ मूल मकरंद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, वो शायद कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुन लेते हैं। सबसे पहले मकरंद जी बताइए। जी, दलगत राजनीति से दूर लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय यह संघ की भूमिका रही है जी। और बार बार स्वयंसेवकों को इसके बारे में सूचित किया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि पर काम करना है, राजनीति करनी नहीं है लेकिन राष्ट्रनीति जरूर करनी है। और वो राष्ट्रनीति क्या है इसका मार्गदर्शन आज के उनके संबोधन में रहा है। और मुझे लगता है कि स्वयंसेवक जिन्होंने इतने साल से काम किया है वो अपने सरसंघ चालक जी का भाषण सुनने के बाद अगले वर्ष क्या करना है इसकी जी ठीक है मकरंद जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए, अपना विचार रखने के लिए। इसके साथ स्नेहल भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, साथ ही साथ हमारे साथ वैभव जी भी जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।